इस देश को देश बनाने में न जाने कितनी महान आत्माओं ने अपनी बलिदान दिए हैं, तब जाके ये भारत देश तैयार हुआ है। और उन्हीं में से एक योद्धा हैं राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? जिनके विरोधी भी जिनके चरित्र के बारे में सपने में भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव भाई। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अतरौली के नाहा गांव में हुआ। वे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। राजीव दीक्षित ने हजारों व्याख्यान देश के लगभग सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर दिए थे। उनके व्याख्यान लाखों की भीड़ सुनने आया करती थी। राजीव दीक्षित ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीटेक किया और IIT कानपुर से एमटेक किया। वे एक कुशल वैज्ञानिक, विचारक और समाज सेवी थे। उनका जीवन केवल एक रूप में नहीं था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, स्वदेशी उत्पाद और भारत के स्वावलंबन के महत्व को समझा और उन्हें प्रचारित किया। राजीव दीक्षित ने भारतीयों को समझाया कि आज हम जो कुछ भी हैं वो अपनी संस्कृति और परंपराओं के कारण हैं। उन्होंने भारतीय समाज को पश्चिमी दृष्टिकोण से निकलकर अपने मूल सिद्धांतों को अपनाने का संदेश दिया। वे स्वदेशी उत्पाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि यदि हम भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को भी बनाए रखेंगे। उन्होंने अपने हजारों व्याख्यानों में लोगों के सामने अपने अलग अलग विचार रखे, जिसमें से सबसे पहले उनका राजनीतिक विचार देख लेते हैं। सबसे पहला उनका राजनीतिक विचार ये था कि जितने भी नेता जिन्हें हम चुनकर संसद में भेजते हैं, तो यदि इस जनता ने उन्हें सेवक के रूप में चुना है तो उसे सेवक ही रहने दें, और यदि कोई नेता अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो वही जनता उसे वापस गद्दी से हटा सकती है। और उनका एक विचार ये था कि जिस देश की 80% जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती हो, उस देश का शासक भला 300 कमरे के महल में क्यों रह रहा है। इन्होंने मैकॉले शिक्षा पद्धति का भरपूर विरोध किया। इनका मानना था कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति भारत के युवाओं को सिर्फ क्लर्क बनाने का बौद्धिक तर्क देती है, न कि उद्योगपति। इसलिए जब भी कोई युवा कॉलेज से डिग्री लेकर निकलता है तो वो सरकार से नौकरी ही मांगता है। इनका ये मानना था कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए और ये हमेशा कृषि को उद्योग का दर्जा देने में रहे। और सबसे बड़ा विरोध किया इन्होंने MNC कंपनियों को लेकर। राजीव दीक्षित ने अपने भाषणों में पेप्सी कोला, कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी विदेशी कंपनियों को खुलेआम ललकारा। राजीव दीक्षित ने भारतीयों को समझाया कि MNC कंपनियां भारत से पैसा कमाकर विदेश भेजती हैं, न कि भारत में निवेश करती हैं। बस इसी दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए MNCs का जमकर विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध किया हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इनका कहना था इसके नाम के आगे हिंदुस्तान जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी विदेशी कंपनी है जिसके उत्पादों का उपयोग भारत के लोगों ने कभी न कभी जरूर किया होगा। राष्ट्र निर्माण की यह मुहिम शुरू होती है वर्ष 1984 से। भोपाल में एक रासायनिक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। इससे एक MIC नामक जहरीली गैस लीक हो गई, जिसके कारण 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राजीव दीक्षित ने इसे एक सोची समझी साजिश कहा और उन्होंने कहा ये एक जैविक हथियार परीक्षण था भारत के गरीबों के ऊपर, और जिसने यह परीक्षण किया उसको हमारी सरकार ने जिंदा उसके देश वापस जाने दिया। राजीव दीक्षित के लिए भोपाल गैस कांड एक चेतावनी थी कि अगर भारतवासियों ने अब भी विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो एक दिन पूरा देश गुलामी की गैस से भर जाएगा। बस इसी घटना से वे इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने यह आंदोलन महाराष्ट्र के वर्धा जिले से आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से शुरू कर दिया। वर्धा कोई आम जगह नहीं थी। गांधी जी ने अपने कई आंदोलन इसी वर्धा से शुरू किए थे। राजीव दीक्षित ने वर्धा से शुरुआत करके यह साफ कर दिया कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई होगी, लेकिन इस बार विदेशी सरकार से नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों से। और देखते ही देखते राजीव दीक्षित के भाषण इतने प्रसिद्ध हुए कि वे कैसेटों में बिकने लगे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन राजीव दीक्षित के व्याख्यान हर गली मोहल्ले और बस स्टैंड पर बजते थे। इलाहाबाद से आया हूँ, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। 1943 में अंग्रेज चले गए थे तो अंग्रेजों के बाद ये इनकम टैक्स भी चला जाना चाहिए था, लेकिन वही इनकम टैक्स आजादी के बाद 1982 के साल तक लगता रहा। और इन्हीं कैसेटों को सुनकर बाबा रामदेव प्रभावित हुए। वर्ष 2007 में राजीव दीक्षित बाबा रामदेव के संपर्क में आए और बाबा रामदेव को देश की गंभीर समस्या और उनके समाधानों से परिचित कराया और उनके साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और देखते ही देखते राजीव दीक्षित
बाबा रामदेव के मेंटोर बन गए और 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान की नींव रख दी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना और देश की मुख्य समस्याओं का कारण बताना, योग और आयुर्वेद से लोगों को निरोगी बनाना और 2014 के चुनाव में देश से अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नई पार्टी का निर्माण करना, जिसका उद्देश्य था भारत में चल रहे अंग्रेजी व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करना, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना और गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो ये आंदोलन संपूर्ण आजादी को वापस लाने के लिए था। राजीव दीक्षित का व्याख्यान सुनकर मात्र 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़ गए और भारत के कोने कोने में पार्टी का प्रचार करने चले गए। 2014 क्यों लक्ष्य, पहले क्यों? 2014 इसलिए कि भारत एक बड़ा देश है और इतने बड़े देश में संगठन बनाने में समय लगता है। सारे देश में हमें संगठन खड़ा करना है, 15 से 20 करोड़ सदस्य तैयार करने हैं, हर राज्य में जाना है, हर ज़िले में जाना है। 600 तो ज़िले हैं, हर ज़िले में अगर एक दिन जाएं तो 600 दिन चाहिए, 600 दिन में 2 साल निकल जाते हैं, फिर यात्रा में भी समय लगेगा। तो हमने काफ़ी सोच समझ के 2014 का लक्ष्य तय किया। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश है कि अधिक से अधिक योग प्राणायाम करें, आयुर्वेद की दवाओं का उपयोग करें। बस यहीं से इनकी मौत की साजिश शुरू हो जाती है। प्रचार करते करते ये छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचे। वहाँ एक तहसील है बेमतारा तहसील। बेमतारा तहसील में व्याख्यान करने के दौरान इन्हें कार में बहुत तेज पसीना आता है, जिनके कारण इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। सबसे पहले उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद अपोलो BSR हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। हालांकि उनके सहयोगियों का मानना है कि बिना किसी डॉक्टर की जांच के यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत आज भी एक रहस्य में है।